students, I welcome you again to this video. I will teach you the second chapter in SST for class 8, that is natural resources, land, soil, water and wildlife. Okay, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। फिर हम लोगों को क्या करना है कि नेचुरल रिसोर्सेज का ही कौन सा रिसोर्स, जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में विशेष पढ़ना है हम लोगों को। आई थिंक कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप हम लोगों ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज का। चलिए, आई होप कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर थे आप लोगों ने किया है, कुछ बच्चों ने ला करके चेक भी कराया है, और आई होप कि बेसिक जो कुछ भी उसमें बताया गया था आप समझ गए होंगे, और आगे इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, लैंड, सॉइल, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और अ रीजन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। किसी भी देश की जो आर्थिक विकास होती है वो उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत के उपलब्धता एवं उसकी प्रयोग पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी देश की जो आर्थिक विकास होती है वो किस पे निर्भर होता है, वो निर्भर होता है उस देश में उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत एवं उसके उपयोग पे निर्भर होता है। These natural resources are not evenly distributed in the world। ये जो प्राकृतिक स्रोत है वो पूरे विश्व में एक समान वितरित नहीं है, सब जगह नेचुरल रिसोर्सेज वैरी करते हैं। ठीक है, The techniques used for their utilization are also not the same everywhere। जो भी वस्तुएं हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्राकृतिक स्रोत है, वो सारे देश में, दुनिया के हर देश में हमने बताया कि एक जैसा नहीं होता है, वो डिफरेंट हो सकता है, वो वैरी कर सकता है, और उसके प्रयोग भी वैरी होते हैं, उसकी यूटिलाइजेशंस भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। देयरफॉर देयर आर ग्रेट डिफरेंसेस इन द लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट नॉट ओनली अमंग वेरियस कंट्रीज बट आल्सो अमंग द रीजन्स विद इन अ कंट्री। कहते हैं कि यही वजह है कि पूरे दुनिया के हर देश में ही केवल नहीं बल्कि एक ही देश में रीजन वाइज देखेंगे तो वहाँ की डेवलपमेंट विभिन्न होती है उपयोगिता और उपलब्धता के आधार पे। Land, soil, water, forests, wildlife and minerals are the major natural resources। देखिए, जो भी अभी हमने मेंशन किया, चाहे वो लैंड हो, सॉइल हो, वाटर हो, फॉरेस्ट हो या वाइल्ड लाइफ हो, मतलब जंगली जीव, एंड मिनरल्स हो, ये सब के सब क्या होते हैं, आर द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब के सब प्रमुख प्राकृतिक स्रोत हैं। बहुत ज़्यादा ही महत्व होता है इन प्राकृतिक स्रोतों के किसी भी देश के विकास के लिए। ऑल ऑफ देम हैव अ ग्रेट यूटिलिटी वैल्यू एंड आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। देखिए, इन सब जितना जो हम लोगों ने देखा, लैंड हो, सॉइल हो, वाटर हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो या मिनरल्स हो, ये सबके ग्रेट यूटिलिटी वैल्यू है एंड आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। सब एक दूसरे से लिंक है, सब एक दूसरे पे आश्रित होता है। मतलब हम जैसे लैंड से सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। इनमें से अधिकतर स्रोत जो है वो रीयूज और रिसाइकल किए जा सकते हैं। मतलब एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बार समाप्त होने के बाद भी दोबारा उसे उत्पन्न किया जा सकता है। हाउएवर इफ दे आर मिसयूज्ड और वेस्टेड देयर फ्यूचर एबिलिटी विल बी अंडर सीरियस थ्रेट। अगर उसका प्रयोग हम गलत करते हैं, उसकी वेस्टेड होती है, तो देयर फ्यूचर एबिलिटी, तो भविष्य में जो इसकी उपलब्धता है यह एक भयानक डर हो जाएगा। अर्थात इसे भविष्य में उपलब्ध ये नहीं होगा, इसकी उपलब्ध कराना भविष्य में मुश्किल होगा। कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज देयरफॉर एसेंशियल फॉर देयर फ्यूचर यूज।
इसलिए कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत के जो संरक्षण है, ये भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसका कंजर्व करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि ये भविष्य इस्तेमाल के लिए भी बचाया जा सके। वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज विदाउट वेस्टेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन। देखिए कंजर्वेशन का मतलब है कि वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, स्रोतों के बुद्धिमानी से उपयोग, बिना उसे वेस्ट किए हुए उपयोग ही कंजर्वेशन कहलाता है। अर्थात बुद्धिमानी से किया गया उपयोग ही कंजर्वेशन यानी संरक्षण कहलाता है। जितनी चीज़ों की आवश्यकता हमें है उतना ही इस्तेमाल करें तो वो वाइज यूज़ ऑफ एनीथिंग कहलाएगा। और बहुत ज़्यादा आवश्यकता कुछ है, यूज़ कुछ कर रहे हैं, वेस्टेज बहुत सारे हो रहे हैं, तो वो कंजर्वेशन नहीं है, वो डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, वो बर्बादी है। तो कहा जा रहा है कि भविष्य में इसकी अवेलेबिलिटी हो फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, दे कैन गेट द फैसिलिटी वॉट एवर वी आर गेटिंग टूडे, देन इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर humble duty to preserve, to conserve the natural resources that are available in our country, and it must be conserved for the use of our future generation. Land resources, चलिए सबसे पहले हम लोग लैंड रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। द लैंड वी स्टैंड ऑन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये लैंड, जो भूमि जहां हम लोग खड़ा होते हैं, ये सभी प्राकृतिक स्रोतों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत है। इट इंक्लूड्स ऑल अदर रिसोर्सेज, क्योंकि इसी पे बाकी सारे स्रोत होते हैं, भूमि पे ही सारे स्रोत होते हैं। such as minerals, forests, the life forms above and below the surface। देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी, धरती के ऊपर नीचे जीवन है, स्रोत हैं, यानी सब सारे स्रोत किस पे डिपेंड करते हैं? सॉइल पे, इसलिए लैंड पे। इसलिए लैंड क्या है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अर्थात लैंड को कंजर्व करना, इसकी कंजर्वेशन, इसकी संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड पॉपुलेशन सब के सब लैंड पे ही होते हैं। सो इट इज़ द रिचेस्ट रिसोर्स दैट वी हैव। जितने सारे रिसोर्सेज हमारे पास है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण लैंड रिसोर्स होते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ सैटेलाइट इमेज ऑफ द अर्थ। आपने पृथ्वी पे सैटेलाइट इमेज देखा होगा। इट अपीयर्स ब्लूइश, कैसा दिखता है पृथ्वी, कैसा? अगर आप सैटेलाइट से आप देखते हैं अंतरिक्ष में जा करके और वहाँ से आप किसको देखते हैं? पृथ्वी को देखते हैं, ये कैसा दिखाई देता है? ये दिखाई देता है ब्लूइश, यानी नीला दिखाई देता है। रिमेंबर, याद रहे, वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के लगभग 71% भाग किससे कवर्ड है? पानी से कवर्ड है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ इज लैंड देन? तो फिर देखिए पृथ्वी क्या है? लैंड एंड वाटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस में है? वाटर जो है, ये अर्थ जो है, अर्थ लैंड एंड वाटर से कवर्ड है। तो कहता है कि वाटर जो है वो 71% है, तो फिर कितना परसेंट लैंड है? ये है 29%। ठीक है, ये 29% लैंड है जिसमें हमारा नेचुरल रिसोर्सेस प्राप्त होता है। माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होते हैं, आप देख सकते हैं इस पे लाइफ्स होता है, कॉर्पलैंड होते हैं। कॉर्पलैंड मतलब कृषि करने योग्य भूमि, और फील्ड्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, ये सारे चीज़, फॉरेस्ट होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं। ये सब के सब कितने में है? 29% में। Only 29% of this all percentage, 1/3 of the land area is not suitable for living or is
अनहैबिटेबल। कहते हैं कि ये 29% जो है इसमें से भी 1/3 ऑफ द लैंड एरिया, इसके 1/3 लैंड एरिया जो है नॉट सुटेबल फॉर लिविंग, ये रहने लायक नहीं है। और अनहैबिटेबल, देखिए अनहैबिटेबल का मतलब होता है रहने योग्य, अनहैबिटेबल मतलब रहने लायक नहीं है। यानी 29% के भाग, पृथ्वी के 29% भाग जो लैंड है, उस लैंड के भी 1/3 जो भाग है वो रहने लायक नहीं है। द लैंड सरफेस इज नॉट द सेम एवरीवेयर, लैंड का जो सतह होता है, भूमि का सतह, वो सब जगह एक जैसा नहीं होता है। यू माइट हैव नोटिस्ड देयर आर लेवल प्लेन्स, अपलैंड्स और प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स एट वेरियस लोकेशंस। आप देखते हैं कि वेरियस लोकेशंस पे बहुत सारे क्षेत्रों में देयर आर लेवल प्लेन्स, कहीं प्लेन्स होते हैं, अपलैंड्स होते हैं, ऊंचे वाले होते हैं, और प्लेट्यूज होते हैं, चोटी होती है, एंड माउंटेन्स पहाड़ होते हैं। ठीक है, ये सब लैंड पे ही होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। देखिए अलग अलग तरह के भूमि में अलग अलग तरह के स्रोत भी प्राप्त होते हैं। देयरफॉर ऑल प्लेसेज आर नॉट इवनली पॉपुलेटेड, इसलिए सारे जगह जो है, सारे लैंड का जो सतह है, एक जैसा वहाँ पॉपुलेशन नहीं होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। जैसे आप देखें, इन एडिशन द एरियाज विथ टू कोल्ड और टू हॉट, वैसे क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्लाइमेट्स आर स्पार्सली पॉल्यूटेड, वहाँ स्पार्सली मतलब बहुत कम मात्रा में, ठीक है, बहुत कम मात्रा में जनसंख्या होती है, वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या होती है। वैसे जगहों पे जहाँ या तो टू कोल्ड होता है या टू हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड वाले जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम होती है, मतलब वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है। सॉइल फर्टिलिटी आल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए ये जो मिट्टी उर्वरता है, जो सॉइल फर्टिलिटी है, वो जगह जगह पे वेरी करता है, मतलब किसी जगह पे अच्छा फर्टिलिटी होगी, कहीं खराब होगा, इस तरह से होता है। एंड ओवर टाइम द आर्कट्रिक एरियाज, जो आर्कट्रिक एरियाज है, द डिजर्ट्स है एंड हाई माउंटेन्स है, आर अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन एक्टिविटी। ये मानव क्रियाकलाप के लिए अनफेवरेबल होता है, अर्थात वहाँ पे मानव नहीं रह सकता है, वहाँ जो कृषि वगैरह या जो भी क्रिया करते हैं वो अपने प्रोफेशन के लिए वो करना संभव नहीं है, इस वजह से वहाँ लोग भी कम रहते हैं। Generally, humans tend to live in areas with moderate climate, fertile soil and level land. देखिए लोग साधारण तौर पे रहते कहाँ हैं? Human tend to live in areas with moderate climate. Moderate climate मतलब not too hot, neither too hot, not too cold. न ज़्यादा गर्मी और न ज़्यादा ठंड हो, moderate हो, ठीक है, बीच वाला हो, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। फर्टाइल सॉइल हो, वहाँ पे रहना पसंद करते हैं कि जहाँ फर्टिलिटी सॉइल का ज़्यादा हो, मतलब उर्वरता क्षमता ज़्यादा हो, जहाँ पे लोग क्या कर सके, ग्रेन को ग्रो कर सके, ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो कर सके, वैसे जगहों पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अनलेवल लैंड, जो लेवल लैंड है मतलब समतल भूमि है। सो यू विल फाइंड दैट द प्लेन्स आर द मोस्ट पॉपुलस एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अतः आपको ये देखने को मिलेगा कि जो प्लेन्स एरिया है पूरे संसार में, जितना समतल भूमि है वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। विच पार्ट्स ऑफ इंडिया आर द मोस्ट पॉपुलेटेड? भारत के कौन सा भाग है जो मोस्ट पॉपुलेटेड है, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या से भरा हुआ है। चलिए लैंड यूज देखते हैं हम लोग। अच्छा, विच पार्ट्स ऑफ इंडिया आर द मोस्ट पॉपुलेटेड? कौन सा पार्ट है? साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, ठीक है। लैंड यूज, लैंड कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज। देखिए लैंड जो है कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज, भूमि का उपयोग कई उद्देश्यों से किया जाता है, एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड कैनल्स, मैन्युफैक्चरिंग, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट्री, रिक्रिएशनल और रेसिडेंशियल पर्पसेस, ठीक है। अर्थात लैंड का यूज़ डिफरेंट पर्पसेस से किया जाता है, कई उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, कृषि के उद्देश्य से, माइनिंग आप जानते हैं खुदाई के लिए, ग्रेजिंग चारा के तौर पे, जानवरों जो कैटल रखते हैं किसान, वो चारा के लिए कुछ भूमि छोड़े होते हैं उसमें चराई करते हैं। फर्टाइल
कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स मतलब बिल्डिंग को बनाने के लिए कुछ क्षेत्र बढ़ाते हैं, एंड कैनल्स बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब उद्योग सेटअप करने के लिए, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, ओके। फॉरेस्ट्री जंगलों के लिए, रिक्रिएशनल और रेजिडेंशियल पर्पसेस, ठीक है, मतलब रहने के लिए भी। दिस इज टर्म्ड एज लैंड यूज, इसी को हम लैंड यूज कहते हैं। लैंड यूज इज डिफरेंट फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज। देखिए लैंड यूज जो होता है वो अलग होता है रूरल एरियाज में और अलग होता है अर्बन एरियाज में, मतलब शहर और गांव में भिन्नता होती है लैंड यूज के आधार पे। इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में लैंड इज यूज्ड मोर फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेज। गांवों में भूमि का प्रयोग ज़्यादातर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए होता है, मतलब कृषि उद्देश्य, ठीक है। एंड इन अर्बन एरियाज, और वही शहरों में इट इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, वो औद्योगिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑल्सो कंपेरिजन्स आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज which may have different classification. Sometimes the land may have more than one use. कभी कभी एक लैंड एक से अधिक यूज़ के लिए होते हैं। एज इन हिली एरियाज में, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में यूज्ड फॉर शीप फार्मिंग एंड फॉर रिक्रिएशन और शीप फार्मिंग के लिए वहाँ के लैंड यूज़ होते हैं। चलिए अब देखते हैं परसेंटेज ऑफ एरिया इन। देखिए कुछ यहाँ कंट्रीज़ हम लोग ले रहे हैं, लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के लैंड यूज किस तरह से है यहाँ आप देख सकते हैं। हाँ ये वाला, इसको देखना है, ये लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्रीज है, यानी कि कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज है, इसका लैंड यूज किस तरह से है। जैसे देखिएगा यहाँ कंट्रीज का नाम है कॉर्पलैंड। कॉर्पलैंड का मतलब क्या है, यानी कृषि करने योग्य लैंड। पैस्चर यानी चारा के लिए, ठीक है, हरे भरे घासों को, मैदान को पैस्चर कहते हैं, मतलब चारा के लिए। फॉरेस्ट जंगल कितने हैं, अदर यूज के लिए कितने हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का कॉर्पलैंड कितना है 6%, मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है लैंड का, उसमें मात्र 6% ऐसे एरिया है जहाँ पे कृषि किया जाता हो। 56 पैस्चर है, मतलब हरे घास का मैदान है वहाँ पे चारा के लिए। अब है फॉरेस्ट, कितना परसेंट है 14%, अदर यूज 24%। इस तरह से आप देखेंगे, ठीक है। इस टेबल को आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।